हेलो एवरीवन। फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास के जो पहली यूनिट है साइंस की उसके बारे में। तो ये वीडियो 10th क्लास के रहेगा। साइंस से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है, उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो समीकरण है उनके बारे में जानेंगे। और ये पहली वीडियो है आपकी। आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ाना इसी चैनल पर क्लास 10 के लिए साइंस, मैथ और जो भी अदर आपकी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सभी की क्लासें इस पर रेगुलर मिलेगी। इसके बाद में 11वीं की क्लास भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी और 12वीं क्लास के लिए भी आपको इसी चैनल पर क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएगी। तो विज्ञान की पहली यूनिट है आपकी, वो है 10th क्लास के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो समीकरण है इनमें, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें जो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बनता है, जो कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्ट दूसरे में बदलता है, न कि वो प्रोडक्ट से दोबारा अभिकारक बनता है। तो मतलब इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो नए गुणों वाले जो पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। देन इसके बाद में ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो मतलब जो हिस्सा लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में तो उन्हें तो हम रिएजेंट या फिर अभिकारक कहेंगे, और जो प्रोडक्ट का निर्माण बन रहा है उसे हम, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो बन रहा है उसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में तो इसमें आते हैं जैसे भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन हम भोजन करते हैं, ऐसा हमें दोबारा, तो भोजन का पाचन एक। उसके बाद में देखते हैं श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है, हम श्वास के रूप में तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो बाहर आउटपुट निकलती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो श्वसन लेने पर जो बाहर ऑक्सीजन निकलती है वो ऊष्मा के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी प्रकार देखते हैं लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, तो लोहे पर जंग लगने से क्या होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो देन उसका जो क्या हो गया, तो उसका निर्माण। इसी प्रकार मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। तो दूध से दही का बनना क्या होता है, रासायनिक प्रक्रम होता है। तो दूध से फिर ये दही बन जाता है, दही से दोबारा ये दूध नहीं बन पाता, इसी कारण ये नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो नए गुण, इसमें नए गुण आ गया ना। इसके बाद में देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की जो प्रेक्षण करने पर क्या क्या प्राप्त हो, इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रेक्षण करने पर हमें क्या क्या चेंजेज आते हैं, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके रंग में भी परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ इसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद में गैस का उत्सर्जन। इसके बाद में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है शब्द समीकरण। इसमें देखते हैं एक फॉर्मूले से समझते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें जिंक सल्फेट प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये LHS, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और RHS होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो इसमें जो LHS होता है वो अभिकारक है, और जो हमें जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस जो मिल रही है वो क्या होगा, उत्पाद। इसके बाद में इसी को ही देखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसका। तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो
फॉर्मूला होगा वो H2SO4 होगा। इससे क्या होगा, तो ZnSO4 जिसे हम जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें जो सबसे पहले अभिकारक होंगे, तो अभिकारक इसमें कौन से है, तो अभिकारक ये अभिकारक है इसमें, और ये उत्पाद है। तो उत्पाद कहाँ बनेंगे, राइट हैंड साइड से ये उत्पाद बनेंगे, जबकि ये अभिकारक है। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या है, जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जबकि जो बन रहा है वो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें। तो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। देन अभिकारक के भाग लेने के बाद जिससे वो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, वो उत्पाद कहलाता है। अब इसमें देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण द्वारा जो निरूपित की जाती है या इसे दर्शाई जाती है या फिर दिखाई जाती है वो क्या है, तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था जो फिजिकली स्टेट होती है उसके साथ साथ लिखे जाते हैं। इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे ताप, जैसे टेम्परेचर, दाब होता है, प्रेशर और उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट का काम करता है आदि को जो तीर के निशान के ऊपर हम लिखते हैं। इसके बाद में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित करना, किस प्रकार संतुलित की जाती है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, मतलब न तो द्रव्यमान बनता है या निर्माण होता है, और न ही इसका विनाश होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। तो इसमें देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पहले होते हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, तथा उसके पश्चात उत्पाद बनते हैं जो प्रत्येक तत्व और परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसको जो संतुलित करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। देन उसके बाद में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक, उसके बाद में क्या होते हैं, उत्पाद बनते हैं। तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले क्या देख लेना चाहिए उसमें, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले उसमें अभिकारक और उत्पाद जो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या होती है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देन इसके बाद में देखते हैं, इसको समझते हैं जैसे चरणबद्ध संतुलित करना। तो इसे हम जो ये मेथड होती है वो क्या होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड होती है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप आता है, मतलब फर्स्ट चरण जिसे हम बोल सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। जिस प्रकार इसे नीचे दर्शाया जा रहा है इस प्रकार ऐसे बॉक्सों में दर्शाए इसे बना लेना है। देन उसके बाद में संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन ना बदलाव करें, मतलब इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, ना किसी भी प्रकार का बदलाव करना है। देन उसके बाद में क्या करना है, स्टेप सेकंड में आ जाना है। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट करें। तो मतलब समीकरण 2 में आने पर क्या होता है, तो इसमें तत्व लिख लेंगे सबसे पहले, इसमें बाद में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, देन उसके बाद में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो इसमें आयरन के है जो अभिकारकों की संख्या कितनी है, तो 1 है। इसमें देखते हैं, तो इसमें जो आयरन की परमाणु संख्या कितनी है, ये 1 है। देन इसके बाद में देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की कितनी है इसमें, तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर H2 जो कि इसकी 2 है। देन इसके बाद में देखते हैं ऑक्सीजन की कितनी है, तो ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पर, ऑक्सीजन की 1 है। इसी प्रकार देखते हैं अभिकारकों की देख ली, तो उसके बाद में उत्पादों की देख ली, तो उत्पादों की कितनी है, तो उत्पादों की जो आयरन की है उसमें उत्पाद कितने बन रहे हैं, तो 3 है उनकी संख्या, और हाइड्रोजन की 2 है, और ऑक्सीजन की 4 है। देन उसके बाद में अगले उसमें देखते हैं स्टेप थर्ड में क्या करना है। तो चरण तीसरे में सबसे पहले सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करें। तो सबसे पहले देखना है, सबसे पहले जो अधिक परमाणु वाले हैं
जो अभिकारक या उत्पाद की साइड में अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करे। तो ये जैसे हाइड्रोजन जो H2O के यहाँ पर लग रहा है इस प्रकार। देन उसके बाद में क्या करे, सभी तत्वों या परमाणुओं के चरण 3 की भांति ही संतुलित करे। तो इसमें समझते हैं इसमें क्या होगा। इस प्रकार ये ने दर्शाए Fe3O4 बन रहा है, ये जो उत्पाद बन रहा है। और इसमें प्लस में क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन गैस, ये 4 हाइड्रोजन बन रही है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर पहले से कितनी थी 2, तो यहाँ पर 8 हो रही है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आयरन कितनी है, यहाँ पर आयरन 3 है, और यहाँ पर आयरन 3 करने के लिए इसे 3 से गुणा कर देंगे। देन उसके बाद में सभी तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। तो इसमें देखते हैं अब दोनों ओर देखो आप, अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर देखो, इनकी परमाणुओं की संख्या समान हुई है नहीं हुई है। तो दोनों ओर अब परमाणुओं की संख्या हुई है, समान हुई है। इसके बाद में देखते हैं स्टेप 5 में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों की और एवं उत्पादों की जो भौतिक अवस्था लिखते हैं वो किस प्रकार लिखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ठोस को हम जैसे सॉलिड जिसका जो प्रतीक होता है वो एस होता है, तो उसे कोष्टक में इस प्रकार एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसी प्रकार द्रव को एल से, द्रव होता है लिक्विड, इसे एल से दर्शाया जाता है। और जो गैसीय अवस्था होती है उसे हम जी से, और जो जलीय विलयन होता है उसे एक्यूएस मतलब AQ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में एक समीकरण से समझते हैं। तो इसमें आयरन क्या होगा, तो सॉलिड होगा मतलब ठोस होगा, तो इसे इस प्रकार इसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। देन उसके बाद में जो जल होता है वो लिक्विड होता है, उसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार Fe2O4 जो फेरस टेट्राऑक्साइड होता है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। जो फेरस ऑक्साइड होता है वो उसका विलयन होता है, तो ये AQ से रिप्रेजेंट होगा। देन उसके बाद में देखते हैं चरण 6 में क्या होता है। तो कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को क्या कहें, तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें पहला प्रकार होगा वो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना होता है। तो मतलब इसमें क्या होगी, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल, यह जिसे हम सिंगल बोल सकते हैं, उत्पाद या प्रोडक्ट का बनाते हैं। तो इस प्रकार देखो, जो A+B होता है ये रिएजेंट जिसे हम अभिकारक कहते हैं, और इसमें जो C बन रहा है वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं जो कि एकल उत्पाद जिसे हम कहते हैं। तो इसमें इस प्रकार होता है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कोयले का दहन। तो कोयले का दहन में क्या होगा, इसमें कार्बन प्लस में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। तो कार्बन कैसा होगा, सॉलिड होगा मतलब ठोस अवस्था में होगा, तो इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑक्सीजन होगी वो गैस। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। इससे मिलकर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएंगे, जो कि कैसी होगी, जो गैसीय अवस्था में होगी, और ये उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या हो रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये उत्पाद हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है। इसके बाद में देखते हैं जल। इसके बाद में देखते हैं जल का निर्माण किस प्रकार होता है। तो जल का निर्माण किस प्रकार होगा, तो हाइड्रोजन लेंगे। तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसके 2 अणु लेंगे, तो ये गैसीय अवस्था में होगी। और जबकि ऑक्सीजन होगी ये भी क्या होगी, गैसीय अवस्था में होगी, जिसे जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे मिलकर क्या होगा, 2 जल के अणु बनाएंगे जो 2H2O है, जो कि लिक्विड फॉर्म में हमें, जो द्रव के फॉर्म में हमें प्राप्त होंगे। देन इसके बाद में देखते हैं थर्ड कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना भुजा हुए चूना कहते हैं। इसकी जो जल के साथ
जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, बिना बुझा हुआ या बुझा हुआ हमें चूना प्राप्त होगा, जो कि किस प्रकार के होगा, जो जलीय विलयन में हमें प्राप्त होगा। तो बिना बुझे हुए चूने की जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। देन इसके बाद में इसी में देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो इसमें क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट तो प्राप्त होगा ही, उसके साथ साथ में क्या होगा, ऊष्मा का भी उत्सर्जन, मतलब ऊष्मा भी इसमें बाहर निकलेगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक गैस होती है। जो प्राकृतिक गैस में हम जैसे देखते हैं मैथेन। तो मैथेन जो होती है वो क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है। तो इसे हम जी के द्वारा, इसके फिजिकल स्टेट जिसे हम भौतिक अवस्था, तो इसे भौतिक अवस्था को जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। देन उसके बाद में इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, प्लस में जल, और प्लस में हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। इसी में देखते हैं, ये भी क्वेश्चन भी है, जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो क्यों है, तो देखते हैं। तब ग्लूकोज के अणु, जो ग्लूकोज का अणु होता है वो क्या होता है, एक्वस फॉर्म होता है, मतलब जलीय विलयन। इसकी क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय अवस्था में प्राप्त होगी, और 6 इसमें हमें जल के अणु प्राप्त होंगे, प्लस में क्या होगा, ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ग्लूकोज के अणु जैसे ही टूटेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, प्लस में हमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। देन उसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इसका, अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया ये जो है संयोजन अभिक्रिया, उसमें क्या होता, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या होगा, उत्पाद बनाएंगे। और इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक एकल अभिकारक होगा जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं, जो ए है यहाँ पर जो रिएजेंट है, जैसे हम अभिकारक है, तो ये अभिकारक कितने हैं, तो सिंगल है, एकल जिसे हम बोल सकते हैं। और जिसमें जो बी और प्लस सी का जो निर्माण हो रहा है, ये हमें उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन वियोजन में, उसमें वियोजन, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा किया गया जो वियोजन होता है वो क्या होता है, उसमें वियोजन होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं। तो जब जल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको हम जब विद्युत धारा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा, यह ऊष्मा देते हैं, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होगी। तो जब 2 जल के अणुओं की हम विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन प्लस में हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार देखते हैं, नीचे चित्र की सहायता से हम समझते हैं इसको। तो इसमें एक प्लास्टिक का जग लिया हुआ है, इसमें क्या होगा, 2 ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2, जैसे हम रॉड बोल सकते हैं, जो परख नली के अंदर होती हुई, जो इसके अंदर जो है ग्रेफाइट रोड, और इसके अंदर, और जो जग के अंदर ये डॉट डॉट से ये जो रिप्रेजेंट किया गया है पानी है, और नीचे इसके जो रबर स्टॉपर लगाया हुआ है, और नीचे इसमें 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है जिसके द्वारा हम ऊष्मा उसको देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक एनोड होगा, तो एनोड पर एक स्विच लगा दिया जाएगा। जिस प्रकार हम इसे ऊष्मा देंगे उसी प्रकार ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में दोनों में अलग अलग हमें प्राप्त होंगे। देन इसके बाद में देखते हैं गैसीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है वो क्या होता है, तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। मतलब ये सूर्य की उपस्थिति में क्या होगा, ये वियोजन होगा। तो इसमें देखते हैं, जब AgCl की हम सूर्य के प्रकाश में या उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, इसमें Ag जो कि हमें ठोस में प्राप्त होगा, और जो क्लोरीन गैस हमें गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम AgBr की सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो Ag प्लस में Br2 जो गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होगी। तो ये सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, इनका ये जो अभी प्रोडक्ट है, जो अभिकारक, मतलब जो अभिकारक है ये AgBr, जो कि Ag प्लस Br2 में हमें प्राप्त होगा। देन इसमें क्वेश्चन है, जैसे AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है, जो सूर्य की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया का जो उपयोग होता है उस
शाम सुहेज, जिसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है वो क्या होता है, AgCl का हम उपयोग करते हैं। इसमें देखते हैं अभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की हमें जिसमें आवश्यकता होती है, तो वे अभिक्रियाएं कौन सी होती है, तो वे अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसके बाद में देखते हैं तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है, जो कि विस्थापन अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व क्या होगा, कम क्रियाशील तत्वों के उसके यौगिक से क्या होगा, विस्थापित या अलग हो जाएंगे, जिसे हम विस्थापित या जिसे हम अलग या सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं जो आयरन है हमें जो ठोस है, और इसमें जो कॉपर सल्फेट, जो कि कॉपर सल्फेट क्या है, इसमें एक्वस जो कि जलीय विलयन है। तो इसमें जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, जो Fe है उसके साथ में क्या आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा, जो कि एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा, प्लस में कॉपर जो कि अलग हो जाएगा। तो इसमें जो SO4 हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, तो इसमें विस्थापन हो रहा है Fe के साथ में। देन उसके बाद में देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। तो जो कॉपर सल्फेट के जो नीले विलयन का जो रंग होता है वो FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। इसमें देखते हैं जो जिंक होता है वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। देन इसके बाद में देखते हैं फोर्थ, जो कि कौन सी रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सोडियम सल्फेट। इसकी हम बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम के साथ में जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ में सल्फेट जुड़ जाएगा, और जो हमें जो बेरियम के साथ में जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ में जुड़ जाएगी। तो इसमें जो आयनों का जो आदान प्रदान हो रहा है वो किस प्रकार होता है, तो इसमें Na+ और SO4- होता है। देन इसके बाद में Ba+Cl- होता है। इसी प्रकार ये आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें Na2SO4 का ये SO4 का BaSO4 के साथ हो गया है, और जो Cl2 का इसमें Na के साथ में हो गया है। देन इसके बाद में देखते हैं जो क्वेश्चन आएगा, इसमें जो बेरियम सल्फेट के जो सफ़ेद अवक्षेप जो निर्माण होता है, इसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से ही हम इसे जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं इसमें उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन क्या होता है, तो उपचयन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वह क्या होगा, उपचयन होगा। और जब किसी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का ह्रास जिसे हम बोल सकते हैं, तो हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन, और ऑक्सीजन की वृद्धि होना भी उपचयन होता है। तो इस प्रकार इसमें उदाहरण से देखते हैं, C+O2 में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। देन इसी प्रकार देखते हैं कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CuO प्राप्त होगा। इसमें भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार देखते हैं थर्ड रिएक्शन, CuO+ में हाइड्रोजन के साथ में जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें क्या होगा, कॉपर प्लस में क्या होगा, जल बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है यहाँ पर। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, देन कॉपर के साथ में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसमें जो ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो ये क्या होगा, इसमें उपचयन होगा। और देन यहाँ पर जो होगा इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी। देन इसके बाद में देखते हैं इसमें सेकंड, इसमें जैसे 2KBr जिसे हम पोटेशियम ब्रोमाइड की बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान होगा। तो K+, Br- और Ba+ और I- होगा। तो इसी प्रकार
के आई होगा तो इसमें क्या होगा के प्लस, और आई माइनस होगा तो इसमें आयनों का आपस में आदान प्रदान होगा, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। इसमें इसी प्रकार इसमें थर्ड एक और रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड की हम लेडराइट के साथ जो अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, लेड आयोडाइड, जो कि हमें पीला अवक्षेप जिसे हम कहते हैं, तो पीला अवक्षेप हमें प्राप्त होगा, प्लस में क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होगा। इसमें नेक्स्ट इसका देखते हैं तो उपचयन के बाद में अपचयन, तो अपचयन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन की तो इसमें क्या होगी, कमी होगी, देन और जब इसी और हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो उपचयन में तो क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। जो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की तो कमी होगी और हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसमें एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होगा, कॉपर प्लस में क्या होगा, जल प्राप्त होगा। तो इसमें जो कॉपर के साथ तो जो CuO से जो ये नीचे दर्शाया गया है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। देन इसके बाद में जो हाइड्रोजन की जो ऊपर से दर्शाया गया था अपचयन में, इसमें क्या हो रहे थे, ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यहाँ तो उपचयन हो रहा है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ये अपचयन को दर्शाती है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से जो अपचयित होकर जो कॉपर अपचयित हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड है जो क्या हो रहा है, इसमें कॉपर में अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन अपचयित होकर क्या बनाता है इसमें, और इसमें हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हैं, तो इसे हम दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाओं के जो प्रभाव पड़ते हैं तो वो किस प्रकार पड़ते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं फर्स्ट संचारण। तो संचारण क्या होता है, तो संचारण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो संचारण, जब कोई धातु या ऑक्सीजन या आर्द्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आ जाती है या नमी के संपर्क में आ जाती है, तो उस पर क्या होता है, तो उसे जिससे धातु की जो ऊपरी परत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम संचारित हो जाना भी बोलते हैं। इसमें देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जो लोहे की वस्तु पर जो जंग लगता है तो उससे क्या होगा, उसका भार बढ़ जाएगा, जिससे उसकी परत है वो कमज़ोर हो जाएगी। देन इसी के उदाहरण के अनुसार समझते हैं, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, इसी प्रकार तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब संचारण के उदाहरण हैं। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, नेक्स्ट विधि होती है यसद लेपन, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत लेपन और पेंट करके जो संचारण से धातुओं को क्या कर, जो गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन जो विधि होती है, इसमें क्या होता है, जो विद्युत लेपन, जो विद्युत के लेपन और तथा जिसे पेंट करके संचारण से हम धातुओं को बचा सकते हैं। तो जैसे लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं तो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो ये कौन सी विधि होती है, तो ये यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। इसके बाद में इसमें देखते हैं सेकंड, विकृत गंधिता या रेसिसिटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होती है, तो वसा युक्त और जो तेलीय खाद्य सामग्री होती है तो ये क्या करती है, जो वायु के संपर्क में आ जाती है, वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, ये उपचयित हो जाती है। उपचयित का मतलब होता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो ये ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर जाती है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या होता है ना, उपचयित हो जाता है। तो मतलब ये वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध, जिससे उनके जो टेस्ट होता है और जो स्मेल, जो गंध होती है उसमें क्या होता है, चेंजेज आने लग जाते हैं, जिसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसे जो विकृत गंधिता को रोकने के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम प्रतिऑक्सीकारक का हमें इसमें उपयोग कर सकते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का मतलब से समझते हैं, जिसमें इसमें जैसे बेंजोइक एसिड होता है, और जैसे खाद्य सामग्रियों के पैकेटों में जैसे हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। तो इसे जैसे खाद्य सामग्री को हम, जैसे फूड पैकेट्स होते हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन आदियों को जो लंबे समय तक हम यूज लेने के लिए इसमें क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करते हैं। इसी प्रकार इसमें वायुरोधी बर्तन
खाद्य सामग्री रखकर, तो हम जैसे वायुरोधी समझते हैं जिसमें वायु अंदर प्रवेश ना कर सके, ऐसा बर्तन में हम रखकर भी खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़ शोज। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अगली ऐसी कोई और वीडियो देखने के लिए। ये हमारा चैनल है जय सैनिक क्लासेज। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। और आपको पहले ही बता दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि आपको जो 10वीं की क्लासेज, जो साइंस, मैथ और इंग्लिश एंड हिंदी की जो क्लासेज इसी चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल जय सैनिक क्लासेज GGC को सब्सक्राइब करें आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।